पाकिस्तान और इंडिया में हजारों लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो उनकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन बहुत से लोग जब उनके पास से वापस लौटते हैं तो उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। आज की कहानी रिवॉल्व करेगी 3 लड़कियों के अराउंड जो पहले से एक दूसरे को जानती तक नहीं थी, पर उनकी मजबूरियों ने उन्हें एक दरवाजे तक पहुंचा दिया और उस दरवाजे तक जाने के बाद उनकी जिंदगी ही नहीं बल्कि उनका सुकून भी खत्म हो गया। आज की कहानी रिवॉल्व करेगी ब्लैक मैजिक से जुड़े कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस के अराउंड जिसे अक्सर लोगों ने रिपोर्ट किया है। 22 साल की आयशा कराची के एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी। उसके वालिद का ऑलरेडी उसके बचपन में इंतकाल हो चुका था। उसकी मदर सिलाई करके घर का खर्चा चलाती थी। पिछले 2 सालों में आयशा ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई कर चुकी थी और उसके हर इंटरव्यू के बाद एक ही जवाब मिलता, वी विल लेट यू नो। लेकिन कभी पलट के उसको कॉल ही नहीं आई। उसके घर का किराया ऑलरेडी 3 मंथ से पेंडिंग था, बिजली का बिल भी सर पे खड़ा था और उसकी मदर की डायबिटीज मेडिसिन अलग चल रही थी। एक रात उसने अपनी माँ को छुप कर रोते हुए देखा और उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। और इस कहानी का कैरेक्टर नंबर 2 हिना, जो कि लाहौर से ताल्लुक रखती है। हिना एक प्राइवेट कॉलेज में टीचर की जॉब करती थी। उसकी मंगनी को सिर्फ 2 साल हुए थे और शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी थी। लेकिन शादी से सिर्फ 2 हफ्ते पहले लड़के वालों ने शादी करने से मना कर दिया। बस इतना कहा कि हम इस रिश्ते से राजी नहीं हैं, हम ये शादी नहीं करना चाहते। मोहल्ले वालों ने 10 तरह की अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि नजर लग गई है, किसी ने कुछ करवा दिया है इस लड़की पर, या शायद किसी ने इस पर बंदिश करवा दी। हर दूसरा इंसान उसको कोई ना कोई मशवरा दे रहा था और आराम आराम से हिना ने भी उन लोगों की बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया। और इस स्टोरी की कैरेक्टर नंबर 3 का नाम है माहम। माहम को स्टार्ट से ही सोशल मीडिया में इंटरेस्ट था और वो एक क्रिएटर बनना चाहती थी। वो पिछले 3 साल से वीडियोस अपलोड कर रही थी, बट हर वीडियो के व्यूज मुश्किल से 500 तक ही जाते थे और टोटल फॉलोअर्स सिर्फ 2000। उसकी फ्रेंड्स ऑलरेडी वायरल हो रही थी, वो ब्रांड डील्स भी ले रही थी और माहम डेली सिर्फ अपनी प्रोफाइल चेक करके सो जाती। एक दिन उसने वीडियो शूट करने के बाद कैमरा ऑफ करते हुए कहा, लोग कहते हैं मेहनत करो, लेकिन अगर मेहनत करने से ही सब कुछ हासिल हो जाता तो दुनिया में कोई भी फेल नहीं होता कभी भी। 3 अलग शहर, 3 अलग जिंदगियां, लेकिन तीनों के फोन पर अगले ही हफ्ते एक ही नंबर से मैसेज आया। मैसेज किसी अननोन नंबर से था। डिस्प्ले पिक्चर में सिर्फ एक काला बैकग्राउंड था और उस नंबर के बायो में लिखा था कि हर बंद दरवाजा खुल सकता है। और उनके पास जो मैसेज आया, उस मैसेज में लिखा था कि तुम अगर सच में मजबूर हो तो रिप्लाई जरूर करना। इन मैसेजेस को देखने के बाद आयशा ने इस मैसेज को इग्नोर कर दिया, हिना ने इस मैसेज को डिलीट कर दिया और माहम ने तो उस नंबर को ही ब्लॉक कर दिया। लेकिन अगले दिन वही मैसेज एक डिफरेंट नंबर से आया। इस बार उस मैसेज में लिखा था, तुम्हारी प्रॉब्लम का जिक्र आज तक तुमने किसी से नहीं किया, फिर भी मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। ये मैसेज देखकर आयशा की हार्ट बीट तेज हो गई। उसने कभी इस बात का किसी से जिक्र ही नहीं किया था कि उसके घर में किराए का मसला चल रहा है। हिना ये मैसेज देखकर हैरान हो गई थी। मैसेज में उसकी टूटी मंगनी तक का जिक्र था और माहम को तो ऐसा लग रहा था कि शायद कोई उसका अकाउंट हैक कर रहा है। और तीनों ने उस मैसेज का रिप्लाई किया, आप कौन हैं, आप हैं कौन? और रिप्लाई में सिर्फ एक लाइन आई, जो तुम्हारी मदद कर सकता है। और इस रिप्लाई के बाद उन तीनों लड़कियों को अलग अलग वॉइस नोट रिसीव होते हैं। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये थी कि उन तीनों वॉइस नोट में आवाज एक ही आदमी की थी, एक पीर साहब। ऑडियो नोट में आदमी बहुत आराम से और धीमे लहजे में बात कर रहा था, मैं किसी से पैसा नहीं लेता, मैं तो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मदद करता हूँ, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन ना हो तो मत आना। ये लाइन सुनकर उन तीनों लड़कियों को उस अननोन नंबर पे थोड़ा ट्रस्ट होने लगा था। उनके जहन में आया कि फ्रॉड लोग तो पहले ही पैसे मांग लिया करते हैं। और ठीक 2 दिन बाद उन तीनों लड़कियों को अलग अलग टाइमिंग दी गई और एड्रेस जो उनको दिया गया वो लाहौर की एक पुरानी गली का था। जब आयशा वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि ऑलरेडी वहां पर 10-15 लोग वेट कर रहे हैं।
वहाँ पर बिजनेसमैन से लेके बूढ़ी औरत तक बैठी थी और वो सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आए थे उनके पास। आयशा ने ये सारा सिनेरियो अपनी आंखों से देखा और वो ये सोच रही थी कि यार इतने सारे लोग इनके पास आए हैं तो ऑफ कोर्स ये बंदा फ्रॉड तो नहीं होगा। उसने देखा कि अंदर कमरा बिल्कुल नॉर्मल है, ना कोई अजीब सी डेकोरेशन हुई हुई है वहाँ पर और ना ही किसी किस्म का हॉरर एनवायरनमेंट है। सिर्फ कुछ पुरानी बुक्स रखी हैं, एक पुराना पंखा लगा है और एक तकरीबन 60 साल का बुजुर्ग सफेद लिबास में हल्की सी मुस्कुराहट लिए वहाँ पर बैठा है। उसने आयशा का नाम लेकर उसे पुकारा, जबकि आयशा ने तो उसे अपना नाम अभी तक बताया भी नहीं था। ये देखकर आयशा का रंग उड़ गया। एक मिनट, आपको मेरा नाम कैसे पता? बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। बेटा, जब इंसान सच में मजबूर होता है तो उसका हाल बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आयशा को ये सारा सीन देख के लगा कि सच में ये आदमी कुछ तो जानता है, लेकिन उसने जो अगला जुमला बोला उसने आयशा की रातों की नींद उड़ा दी। बेटा, तुम्हारे घर में पिछले कुछ दिनों से झगड़े बढ़ गए हैं, ऐसा है या नहीं? आयशा ने बोला, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं और कभी कभी तुम्हें बिला वजह घबराहट भी होती है। हाँ हाँ बिल्कुल बाबा, ऐसा होता है मेरे साथ। और बेटा, कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया हो। आयशा बोली, जी जी बाबा, ये भी बिल्कुल सच है। और इस पॉइंट पर आयशा का यकीन मजबूत हो गया। ये सारी ऐसी बातें थी जो बहुत से लोग अपनी लाइफ में फेस कर रहे होते हैं। इसीलिए अगर कोई ऐसी बात आपके सामने करे तो आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि ये बंदा कुछ तो जानता है मेरे बारे में। उसके बाद पीर साहब ने आराम से कहा, बेटा, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कुछ असरात हैं, कुछ बुरे असरात। बस इस बात को सुनना था कि आयशा के दिमाग में सारे पुराने किस्से चलने लगे। हर नाकामी, हर परेशानी और उसकी हर गलती। आयशा ने सारी बातों को इसी बात से जोड़ दिया और बिल्कुल सेम सिनेरियो उन दो लड़कियों के साथ भी हुआ। हिना और माहम के साथ भी ऐसे ही दिल पर लगने वाली बातें की गईं और आराम आराम से इन तीनों का ट्रस्ट उन पीर बाबा पर बढ़ने लगा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अगले दिन पीर साहब ने पहली बार एक डिमांड रखी। बेटा, अगर तुम्हें सच में मेरी मदद चाहिए तो अगले 40 दिन तक किसी को भी मत बताना कि तुम यहाँ पर आती हो। अपने घर वालों को भी ये बात मत बताना। अल्लाह हाफिज। आयशा ने सोचा कि शायद इसमें इबादत और दुआ के लिए तन्हा रहना जरूरी होता होगा। हिना और माहम भी पीर साहब की ये बात मान गईं और उसके बाद पीर साहब की तरफ से दूसरी बात कही गई। बेटा, अगर इस दौरान तुम्हें बेचैनी हो, तुम्हें अपने आसपास किसी के चलने की आवाज आए या तुम्हारे ख्वाब में कोई अजीब सी चीज आ जाए, ये सारी निशानियां होती हैं कि तुम्हारा मसला हल होने वाला है। और इन मैसेजेस के बाद से इन तीनों लड़कियों के साथ खतरनाक किस्म का साइकोलॉजिकल साइकिल शुरू हो जाता है। अब अगर रात को उन लड़कियों को नॉर्मल सी आवाज भी आती, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती कि शायद उसी निशानी की वजह से होगी। अगर अचानक उनकी नींद टूट जाती तो वो इस बात को भी उसी निशानी से जोड़ती। यहाँ तक कि अगर घर में बहस हो जाती किसी से तो वो यही सोचती कि शायद ये उसी प्रोसेस का हिस्सा है। हर नॉर्मल बात अब उनके लिए सुपरनैचुरल होने लगी थी। और जिस दिन इंसान हर चीज को एक ही नजरिए से देखना शुरू कर दे, उस दिन उस बंदे को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। अब इन तीनों लड़कियों को लग रहा था कि वो बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल रही हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही हफ्ते उनसे एक ऐसी चीज मांगी जाएगी जिसके बाद इस खेल से वापस मुड़ना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। और सबसे पहले माहम के साथ एक ऐसा वाकया होता है जिसकी रिकॉर्डिंग उसके अपने ही मोबाइल में की गई, लेकिन उसे जरा भी याद नहीं होगा कि ये कब और कैसे रिकॉर्ड हो गया। द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी कि डर को कैसे हथियार बनाया गया। पीर साहब ने उन तीनों लड़कियों को एक ही बात बोली कि बेटा, आज के बाद जो भी होगा उसके बारे में किसी से भी बात मत करना। अगर तुमने किसी को बताया तो इस चीज का असर उल्टा भी हो सकता है। ये जुमला सिर्फ सुनने में मामूली लगता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक जब किसी इंसान को पहले ही डरा दिया जाए और फिर उसे तन्हा रहने के लिए कहा जाए तो उसका जो डर होता है वो और भी गहरा हो जाता है। उस रात उन पीर बाबा की बात सुनने के बाद उन तीनों लड़कियों ने किसी से कुछ भी नहीं कहा और यहाँ से शुरू हुआ उनका तन्हाई का सफर। लेकिन माहम के साथ अगली सुबह जो भी हुआ उसने उसे पहली बार बहुत ज्यादा डरा दिया था।
सुबह माम ने अपना मोबाइल उठाया और गैलरी ओपन की। उसके अंदर एक नई ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी जिसका टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2 मिनट 14 सेकंड था। पहले 20 सेकंड सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी। फिर उस रिकॉर्डिंग में आती है उसकी अपनी आवाज। पीर साहब, मुझे नींद नहीं आती। मेरा दिल बहुत बहुत ज्यादा घबराता है। आप कुछ करें प्लीज, मुझे ठीक होना है बस अब। उसके बाद अचानक वो रिकॉर्डिंग रुक गई। माम को कुछ भी याद नहीं कि ये उसने कब रिकॉर्ड किया। उसने सोचा कि शायद नींद में रिकॉर्डिंग का बटन दब गया होगा और मैं नींद में ये सारी बातें बड़बड़ा रही होंगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसने पीर साहब को कॉल मिलाई और ये सारी बात उसने पीर साहब को फौरन से बता दी। पीर ने बिना हैरान हुए कहा, बेटा, मैं पहले ही कह रहा था, शुरुआत में ऐसा होता है। बस माहम के लिए सिर्फ एक यही जुमला काफी था उस पीर का। अब माहम ने अपनी जिंदगी में होने वाली हर अजीब बात को उसी प्रोसेस का हिस्सा समझना शुरू कर दिया। और सेम टाइम पे आयशा के साथ भी एक ऐसा अजीब वाकया होता है जिसने इस बात पर उसे यकीन दिला दिया कि वो बिल्कुल ठीक कर रही है। अब इसको कोइंसिडेंस समझें या फिर कंफर्मेशन। 2 दिन बाद आयशा को इंटरव्यू कॉल आती है। पूरे 3 महीने बाद पहली बार उसके पास कोई इंटरव्यू कॉल आई और उस कॉल के बाद उसने पहला मैसेज पीर साहब को किया। पीर साहब, आपको पता है इंटरव्यू कॉल आ गई मुझे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रिप्लाई में पीर साहब की सिर्फ एक लाइन, बेटा, मैंने कहा था ना, दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। आयशा इस बात को सुनकर इमोशनल हो गई। उसने ख्वाबों में भी ये नहीं सोचा था कि इस बात का इतनी जल्दी रिएक्शन आ जाएगा। उसने पिछले 3 महीने में 80 से ज्यादा एप्लीकेशंस डिफरेंट कंपनीज में भेजी थी, तो ऑफ कोर्स कभी ना कभी किसी ना किसी की कॉल आना तो बनता था। लेकिन जब इंसान पहले से ही किसी चीज पर यकीन बना ले तो हर कोइंसिडेंट उस यकीन को और मजबूत बना देता है। नेक्स्ट डे आयशा का इंटरव्यू हुआ बट जॉब नहीं हुई और इस बात का पीर साहब ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे काम को किसी ने रोक दिया है और अभी इस अमल का प्रोसेस भी पूरा नहीं हुआ। हर नतीजा अब पीर के हक में जा रहा था। आयशा की जीत भी और उसकी हार भी। और हिना के साथ तो अगला कदम और भी ज्यादा खतरनाक था। पीर साहब ने हिना से कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ या बहन भी अगर तुमसे पूछे कि तुम रोज कहाँ पे जा रही हो तो उन्हें कुछ मत बताना। हिना ने पीर साहब से हैरानी से पूछा कि मैं क्यों झूठ बोलूं अपनी माँ और बहन से। और पीर साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, हर काम हर इंसान को बताया नहीं जाता। और उस दिन पहली बार हिना ने अपनी माँ से झूठ बोला और उसके बाद दूसरा झूठ, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। और आराम आराम से उसने अपने घर वालों से ही बात करना कम कर दिया। हिना को लगता था कि वो उसकी बात को समझेंगे ही नहीं और इसी आइसोलेशन का उस पीर को इंतजार था, क्योंकि जब फैमिली का असर कम होता है मैनिपुलेशन पावर बढ़ती चली जाती है। लेकिन इस पूरी स्टोरी का असली ट्विस्ट अब आने वाला था। पीर ने उन तीनों से पहली बार पैसे का जिक्र किया। उन तीनों के पास उस पीर की कॉल आई और पीर ने कहा, बेटा, मैं पैसे नहीं लेता, पर कुछ गरीब लोग हैं, उनकी मदद के लिए हम लोग पैसे जमा कर रहे हैं, तो अगर तुम इसमें कुछ मदद करना चाहो तो पैसे मुझे भेज सकती हो। और इसी तरह करके कभी 5,000 और कभी 10,000 की डिमांड होती। कभी मैसेज आता कि एक काम रुक गया है, कुछ पैसे चाहिए। और इसी के साथ एक चीज और कही जाती कि कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम देना चाहो तो जरूर दे सकती हो और अगर नहीं दोगी तो काम थोड़ा डिले हो सकता है। और हर बार इस चीज का एहसास दिलाया जाता था उन तीनों लड़कियों को कि अगर तुम अब रुक गई तो पहले की सारी मेहनत जाया हो जाएगी। और जब कोई इंसान पहले ही किसी चीज पे वक्त और पैसा लगा चुका होता है तो उसके लिए वापस पीछे हटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर इस पॉइंट पर माहम की छोटी बहन ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो कभी भी किसी और की नजर में नहीं आया। एक दिन माहम की बहन ने उससे पूछा, आपी, आप हर रोज रूम लॉक करके किससे बात करती हैं? माहम इस बात को सुन के गुस्से में आ गई। तुम्हें मेरी हर बात जाननी जरूरी है क्या? उसकी बहन चुप हो गई ये सुनकर। लेकिन उसने एक चीज और नोटिस की कि हर कॉल के बाद माहम और ज्यादा परेशान नजर आती थी। कम सोती, ज्यादा सोचती और बार बार अपना मोबाइल चेक करती थी। उस रात माहम की बहन ने चुपके से
महाम का मोबाइल उठाया और ठीक तरह से उसने उसका मोबाइल चेक किया तो उसे कॉन्टेक्ट लिस्ट में एक नंबर दिखता है, पीर साहब का। लेकिन दूसरी तरफ कॉल हिस्ट्री में हर बार एक अलग नंबर से उसके पास कॉल आई हुई थी। उस वक्त उसकी बहन को पहली बार लगा कि अगर सच में ये कोई पीर है तो हर बार अलग नंबर से कॉल क्यों करते हैं। और नेक्स्ट डे महाम की बहन ने फैसला कर लिया था कि वो चुपचाप महाम का पीछा करेगी उस पीर के आस्ताने तक। उसकी बहन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स को लोग पीर बोलते हैं और उसे एक ऐसा इंसान समझते हैं जो एक रूहानी शख्सियत हो, उस बंदे का असली चेहरा एक पुरानी सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग में कैद हो चुका था। और इस स्टोरी के पार्ट 3 में उस पीर का चेहरा सच में सामने आना शुरू हो गया था। लेट्स बिगिन द पार्ट 3। ऐसा सच जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। कभी कभी सच जानने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, एक्यूरेट टाइम भी चाहिए होता है। एक ऐसा वक्त जिस वक्त वो चीज परफॉर्म की जा रही हो। माहम की छोटी बहन सना ने किसी को कुछ भी बताए बगैर फैसला कर लिया था और अगली सुबह जब माहम उस पीर के आस्ताने की तरफ निकली तो सना ने उसका पीछा किया। वो चुपचाप माहम के पीछे पीछे जा रही थी। माहम एक पुरानी सी गली में गई। वहाँ एक छोटा सा घर बना था, वही दरवाजा और वही बुजुर्ग। लेकिन सना उस घर के अंदर नहीं गई। वो सामने वाली चाय की दुकान पर बैठ गई और उसने सिर्फ ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि हर आधे घंटे बाद अलग अलग लोग उस घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और उनमें से हर बंदा जब उस घर से बाहर की तरफ निकलता है उसकी आंखों में या तो आंसू होते हैं या चेहरे पर गहरी खामोशी। लेकिन असली हैरानी सना को उस वक्त हुई जब सना ने उस बुजुर्ग को पहचान लिया। घर आकर सना ने पुराने सारे फेसबुक ग्रुप्स और लोकल न्यूज़पेपर्स देखना शुरू किए। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस शख्स को उसने देखा जरूर है। और पूरे 2 घंटे की सर्चिंग के बाद उसे एक 5 साल पुरानी न्यूज मिलती है, एक ब्लरी पिक्चर। उस पिक्चर के अंदर वही बुजुर्ग था, लेकिन पिक्चर में उसकी दाढ़ी का रंग अलग था, उसका नाम भी अलग था और उस न्यूज का टाइटल था लोगों से पैसे लेने के चक्कर में एक जाली आमिल गिरफ्तार। केस बाद में सबूत की कमी की वजह से बंद कर दिया गया था। लेकिन ये न्यूज देखने के बाद सना के हाथ कांपना शुरू हो गए। उसने ये बात फौरन से जाकर माहम को बताई और माहम ने उसको स्ट्रेट आंसर दिया, नहीं 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 सना, ये सब झूठ है। लोग सिर्फ अच्छे इंसान को बदनाम करते हैं सना, तुम इन चीजों में ना पड़ो तो अच्छा है। और सना समझ गई। अब माहम सिर्फ उस पीर पर यकीन नहीं करती थी बल्कि इमोशनली उस शख्स से अटैच्ड हो चुकी थी। लेकिन उस रात आयशा के साथ कुछ ऐसा अजीब हुआ जिसने पहली बार उसका यकीन हिला के रख दिया था। आयशा ने रात में पीर साहब को फोन किया। उनका फोन कंटिन्यूअसली बिजी जा रहा था। आयशा ने सोचा शायद बहुत सारे लोग उन्हें कॉल कर रहे होंगे और अचानक आयशा के पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है। उस कॉल पर एक औरत की आवाज थी और उस औरत ने सिर्फ इतना कहा कि बेटा अगर तुम भी उसी पीर के पास जा रही हो तो मेरी एक बात सुन लो। आयशा की हार्ट बीट तेज होने लगी है सुन के। और उस औरत ने कहा मेरी बेटी ने 2 साल उस पीर के चक्कर में अपने बर्बाद कर दिए हैं। पहले उस पीर ने उसे उम्मीद दिलाई, फिर डर डाला उसके दिल में और उसके बाद तन्हा कर दिया और आखिर में सिर्फ उससे पैसे बटोरना शुरू कर दिए थे। और इस बात के बाद कॉल अचानक से कट हो गई। आयशा ने उस नंबर पे दोबारा कॉल की। द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच्ड ऑफ। उस रात आयशा ने पहली बार ये बात सोची कि अगर खुदा न खास्ता ये सब सच हुआ तो। और अगली सुबह तीनों लड़कियों को एक ही मैसेज मिला और इस मैसेज ने सब कुछ बदल के रख दिया था। इस मैसेज में लिखा था प्रोसेस बस मुकम्मल ही होने वाला है, लेकिन एक आखिरी इम्तिहान अभी बाकी है। तुम कल तक एक बड़ी रकम अरेंज कर लो वरना पहले की सारी मेहनत जाया हो जाएगी। और उन तीनों लड़कियों को पहली बार एहसास हुआ कि हर बार उन्हें यही जुमला कहा गया था कि ये आखिरी बार है। लेकिन उस पीर की डिमांड कभी खत्म ही नहीं हुई। हिना ने फौरन पुराने चैट्स खोले और हर मैसेज का पैटर्न चेक करने लगी। वो पहले तसल्ली, फिर डर, फिर पैसा, ये पूरा पैटर्न था उस पीर का। और गहरी सोच में जाके उसके हाथ ठंडे पड़ गए। और फिर सना ने वही काम किया जिसका उस पीर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अगली मुलाकात में सना भी माहम के साथ गई और
इस बार भी सना अंदर नहीं गई, लेकिन महम के मोबाइल में उसने वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दिया था और महम उस पीर के आस्ताने पे गई। कुछ देर बाद पीर की आवाज रिकॉर्ड हुई कि बेटा, अगर किसी को बताया तो तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। जो लोग इस काम के बीच में रुक जाते हैं उनका कोई ना कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो बेटा इस काम को रोकना मत। और ये बात सुनते ही सना समझ गई यहाँ पर कोई सुपरनैचुरल बात हो रही थी। सिर्फ लोगों के डर का इस्तेमाल किया जा रहा था। जितना ज्यादा डर उतना ही ज्यादा कंट्रोल। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी बाकी थी। वो तीनों लड़कियां इस बार साथ बैठी। उन तीनों ने अपनी अपनी कहानियां एक दूसरे को सुनाई और यहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि उन तीनों लड़कियों को उस पीर ने तकरीबन एक ही पैटर्न से अपने झांसे में लिया था। एक ही वादे, एक ही धमकियां, बस उनकी प्रॉब्लम्स अलग अलग थी। और जब उन तीनों लड़कियों को इस बारे में समझ आया कि उनके साथ सुपरनैचुरल से रिलेट कोई ऐसा खास प्रोसेस चल ही नहीं रहा था, वो सिर्फ एक पैटर्न का हिस्सा बनी हुई थी, आयशा ये रियलाइज करते ही रो पड़ी। मैंने तो अपनी माँ से भी झूठ बोला। और हिना बोली, मैंने तो सबसे ही रिश्ता तोड़ दिया था। महम इस पूरे सिनेरियो में सिर्फ चुपचाप खड़ी रही और उसने सिर्फ एक बात कही, मैं तो अपनी ही जिंदगी से डरने लगी थी। डर इंसान को कमजोर नहीं बनाता, लेकिन जब कोई इंसान डर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता। इंसान अपना सुकून, अपना यकीन और कभी कभी इंसान अपने अपनों का भरोसा भी खो देता है। उन तीनों ने उस चैप्टर को वहीं पर खत्म कर दिया था और आहिस्ता आहिस्ता उन तीनों ने फैमिली से बातचीत करना शुरू कर दी, प्रोफेशनल हेल्प ली और अपनी जिंदगी को दोबारा से स्टेबल किया। ये सब कुछ एक ही दिन में ठीक नहीं हुआ, लेकिन हर गुजरते मंथ के साथ उन तीनों का डर कम होना शुरू हो गया और वो जो ट्रस्ट उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट था आगे बढ़ने के लिए, वो वापस आने लगा। अगर जिंदगी में कोई भी शख्स आपको सबसे पहले तन्हा कर दे, मीन्स आपको किसी भी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करे और आपको ये कहे कि हर मुश्किल का हल सिर्फ मेरे पास है, तुम मेरे पास आ जाओ, आपके अंदर एक डर पैदा करे कि अगर तुमने उसको छोड़ दिया तो तुम्हारी जिंदगी ही खत्म है, तो एक बार रुक कर जरूर सोचना। इस बात को किसी से शेयर करने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन किसी भी शख्स पर ऐसा अंधा यकीन करना आपको इमोशनली और फाइनेंशियली वीक कर सकता है। या किसी भी भरोसेमंद बंदे के साथ ये बात को शेयर करो या किसी क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जरूर जाओ। और अगर फाइनेंशियल फ्रॉड या इंटिमिडेशन हो रही हो तो कानूनी इदारों से लाजमी राब्ता करो। अगर आपको ये अवेयरनेस स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करना। हो सकता है ये किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच जाए जो इस वक्त किसी डर या झूठे वादों का शिकार हो रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।